हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 24 दिसंबर 2020। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, ये दोनों आर्टिकल्स है जम्मू एंड कश्मीर में जो इलेक्शंस हुए हैं अभी, कंडक्ट इलेक्शन डीडीसी के, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के, उससे रिलेटेड यहाँ पर तो क्या है, पूरी पॉलिटिक्स बताई जा रही है। ठीक है, तो ये वाला आर्टिकल तो हम डिस्कस करेंगे नहीं क्योंकि ये हमारे कुछ काम का नहीं है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला आर्टिकल एक बार देखेंगे जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है उसके लिए ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट किए गए, ना कोई स्टैट्यूटरीली कोई लॉ यहाँ पे पार्लियामेंट में पारित किया गया था जिसके बेसिस पे इलेक्शन हुए। और रही सही में इलेक्शंस जो हुए हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन है, तो यहाँ पर अगर रिस्टोर किया जाता है स्टेटहुडशिप को तो उस केस में कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस रहेंगे लेजिस्लेचर में और डीडीसी के बीच में। और दूसरा, आप देखोगे जहाँ पर जम्मू कश्मीर में हम ऑटोनॉमी की बात कर रहे थे वो अब थोड़ा सा सबज्यूम कर दिया जाएगा इन डीडीसीज के बेसिस पे कि लोकल इश्यूज है ना, उनको ज़्यादा फोकस मिलना शुरू हो जाएगा कि डेवलपमेंट कैसे किया जाए, आगे कैसे बढ़ा जाए। और एक जो डर था ना कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर पीडीपी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंपॉर्टेंट रीजनल पार्टीज थी जम्मू एंड कश्मीर की, वो पार्टिसिपेट करेंगी कि नहीं, उन्होंने भी अपना खुद का एक ग्रुप बनाया, गुपकार अलायंस। और अच्छी खासी जो श्रीनगर वाली जो रीजन है या वैली रीजन जो है वहाँ पर अच्छा खासा उन्होंने बढ़त भी बनाई है। ठीक है, तो ये आर्टिकल देखेंगे हम, इसमें कुछ एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो काम आएंगे। फिर हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर का जो अभी एड्रेस हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के, तो यहाँ पर कुछ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें भी हैं। तो अभी जो माहौल बना हुआ है जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट माइनॉरिटी के अगेंस्ट में, तो उस माइनॉरिटी को पैसिफाई करने में हम ये कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, अभी एक अच्छा एक स्टेटमेंट निकला है। तो यहाँ पर ये एक बार देखेंगे ये आर्टिकल, ये है जस्टिस एज रिलीफ। ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है जिसमें हम बात करेंगे विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट और विक्टिम इम्पैक्ट रिपोर्ट, इनके बारे में जानेंगे। और जो सीआरपीसी का सेक्शन 357 है उसके प्रोविजंस के बारे में जानेंगे। और ओवरऑल मैं बताऊं तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को और अच्छा बनाने के लिए अभी दिल्ली हाई कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आया, क्या ऑर्डर है, वो जानेंगे। अच्छा आर्टिकल है, ठीक है। तो 3 आर्टिकल तो इस पेज से हो गए। अगर फिर दूसरे पेज पे चलें तो दूसरे पेज पे हमें मिलता है ये वाला नीचे वाला आर्टिकल, द इनसिक्योर वर्कर, जो अभी लेबर कोड निकाले गए हैं 44 लेबर लॉज को सब्ज्यूम करके और 4 लेबर कोड्स में डिवाइड कर एक तरीके से कन्वर्ट कर दिया गया है। तो वहां पर बताया जा रहा है कि फिक्स्ड टर्म लेबर्स की बात की जा रही है, ठीक है। और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी होती है, बिचौलिए होते हैं जो लेबर को हायर करते हैं अपने लिए, अपने थ्रू, और फिर बाद में किसी कंपनी को ज़रूरत है उनको वहाँ पे आउटसोर्स कर देते हैं, राइट। तो इसको तो बोल देते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर। जबकि फिक्स्ड में क्या होता है, कंपनी खुद हायर करेगी और एक फिक्स टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट रखेगी कि हाँ जी इतने टाइम तक हम आपको रखेंगे। बट फिर भी कॉन्ट्रैक्टिंग जो है वो लगातार चलती चली जा रही है। तो देखेंगे क्या है पूरा प्रोविज़न और क्या करना चाहिए अभी सरकार को, जिससे कि ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर वाला जो इशू है ये ख़त्म हो और फिक्स्ड लेबर वाला कहीं ना कहीं शुरू हो, ठीक है। तो ये 4 आर्टिकल है, देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला आर्टिकल है मच नीडेड, ठीक है, मैसेज। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का भी स्पीच हुआ है जो कि 100 साल का सेलिब्रेशन हुआ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का लेकर के, ठीक है, सेंटेनरी, ओके, 100 साल। तो उसमें उन्होंने एक रीअफर्मेशन शो की है कि इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो सभी सिटीजन्स के लिए इक्वल राइट्स रखती है, सभी के लिए, सभी को एक ही नज़र से देखती है, चाहे वो किसी भी आइडेंटिटी से बिलोंग करता हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंक्लूसिवनेस और अकोमोडेशन का यहाँ पर सेंस दिखाई देता है। और आप देखते हो एंड ऑफ द ईयर, ये साल ख़त्म होने वाला है, जिसमें हमने देखा कि शुरुआत में भी नेशन वाइड प्रोटेस्ट देखा गया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट लॉ लाया गया था जिसमें, ठीक है, शाहीन बाग जो प्रोटेस्ट था उसकी बात की जा रही है। इसके अलावा आप देखोगे कंट्री में बहुत सारी ऐसे इंसिडेंट हुए थे जहाँ पर लार्जेस्ट माइनॉरिटी के अगेंस्ट में बहुत सारे इवेंट एक तरीके से कंडक्ट होते हुए देखे गए थे। रही सही में लास्ट में आते आते यूपी गवर्नमेंट ने जो ऑर्डिनेंस डिक्लेयर किया जिसमें क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द इंटरफेथ मैरिजेस को पारित किया, जिसमें कि लव जिहाद का जो नाम आया था उस पर डिपेंडेंट जो शादियां हैं उनको कैंसिल करना। तो उस तरफ अगर देखिए तो ये स्टेटमेंट अपने आप में बड़ा प्रोग्रेसिव है और वेलकमिंग भी है। इसको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट भी मिल रहा है, फेवर भी मिल रहा है अगर इस पूरे ओवरऑल डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, ठीक है। कॉमन ग्राउंड अगर देखें तो देखो हम नेशनल एस्पिरेशन को सबसे इंपॉर्टेंट रखते हैं, जिसमें हमारा टारगेट क्या है, एक तो सेल्फ रिलायंस,
दूसरा है डेवलपमेंट लाना और तीसरा है विमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, तो इसमें आप अगर देखो तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस और नैरो पॉलिटिक्स को अगर हटा दें तो ये चीज़ें अचीव करने में ज़्यादा मुश्किलें नहीं आती, क्योंकि वोट बैंक के चलते हैं ये प्रॉब्लम्स कहीं ना, ये जो चीज़ें हैं जो हम एस्पायर करते हैं उनको अचीव करने में हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। अभी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो एक तरीके से आप देख सकते हो ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, सेरेमनी सेलिब्रेट हुआ है, तो ये एक अपने आप में हेरिटेज है इंडिया के लिए, ये डाइवर्सिटी को शो करती है। इसकी रूट्स अगर हम देखें तो एक नेशनलिस्ट रिफॉर्मर थे जिनका नाम था सर सैयद अहमद खां। इनके बारे में आपने पढ़ लिया होगा वैसे तो, कि शुरुआत में ये बड़े लिबरल थे, फिर उसके बाद में ये रेडिकल होते चले गए थे। ठीक है, तो इन्होंने ये इस्टेब्लिश की थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसका नाम मतलब शुरुआत में किस नाम से इस्टेब्लिश किया गया था, मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से। लेट 19th सेंचुरी मतलब 1800 समथिंग के टाइम पे इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। और टारगेट क्या था, एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, एक मॉडर्निस्ट आउटलुक डेवलप करना स्टूडेंट्स में, जिससे कि वो अंग्रेज़ों के साथ में मिला करके, हाथ से हाथ मिला करके आगे चले। क्योंकि देखो अंग्रेज़ों ने है ना सर सैयद अहमद खां को एक तरीके से एक बफर की तरह यूज़ करने की कोशिश की थी कि जो मुस्लिम यूथ हैं वो इंग्लिश के अगेंस्ट में ना खड़े हो जाएं। तो उनको तैयार करने के लिए क्या कहा, बोले साइंटिफिक टेम्पर तैयार कराओ सर सैयद अहमद खान जी, और या फिर मॉडर्निस्ट आउटलुक तैयार कराओ आपके बच्चों में, जिससे कि वो अंग्रेज सरकार के लिए काम कर सके। ये कुछ आइडिया था। ठीक है, पर आप देखोगे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के नाम से स्टैब्लिश इसको किया गया था, बट आप देखोगे इसमें एडमिशन्स जो हैं थ्रू आउट सब कॉन्टिनेंट, मतलब पूरे साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट के स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ना शुरू कर चुके थे। इवन डिस्क्रिमिनेशन जो फेथ, रीजन या फिर लैंग्वेज के बेसिस पे था वो बिल्कुल ख़त्म होता हुआ दिखाई दिया। आज यहाँ पे देखोगे तो उर्दू से संस्कृत तक पढ़ाई जाती है, तो कुरान से रामायण के बारे में भी यहाँ पर ज्ञान बांटा जाता है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा अपने स्पीच में कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक मिनी इंडिया है जहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब को देखने को मिलता है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन जो है अपने यहाँ पर स्केप्टिसिज्म को भी कहीं ना कहीं एनकरेज करता है कि भाई आप जो भी लर्निंग कर रहे हो उसमें डाउट्स लेकर के आओ और फ्रीडम ऑफ थॉट को आप एक्सप्लॉइट करो और कुछ नया रिसर्च करके निकालो। ठीक है, तो एस्टैब्लिशमेंट पे भी क्वेश्चन करने में यहाँ पर एनकरेजमेंट मिलता है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर डाउट नहीं होगा तो कुछ नया होने का स्कोप नहीं बनता। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो एंटी कॉलोनियल स्पिरिट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बनाइए और हिंदू मुस्लिम ब्रदरहुड के लिए भी बहुत ही बढ़िया काम किया, ये बात बोली गई प्रधानमंत्री के द्वारा अपने स्पीच में। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि भाई कैसे भी करके हमारा जो गोल है स्ट्रॉन्गर इंडिया का, उसके लिए आपको काम करना चाहिए। बाकी चीज़ें यहाँ पर पॉलिटिक्स है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि पोलराइजेशन बहुत हद तक बढ़ गया था, उसको कम करके थोड़ा सा एक नेशनलिज्म की जो भावना होनी चाहिए एक एक सिटीजन में, और एक एक सिटीजन को जो इंस्पायर करने के लिए वाकई में स्पीच होना चाहिए, वो लैंग्वेज बोली गई। एक जो डिवाइड करने वाला सेगमेंट जो चल रहा था वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ दिखाई दिया इस स्पीच में। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर यही बोला जा रहा है जो फॉलोवर्स हैं पीएम के, उनको भी ये चीज़ सीखनी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है जूनियर एमएलए सीनियर पंच। आर्टिकल लिखा हुआ है हसीब ए द्राबू, ये फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर के। देखो डीडीसी के इलेक्शंस हो चुके हैं, बीजेपी ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी और उनको भी वोट अच्छे खासे मिले हैं। और दूसरी तरफ वैली की अगर बात करें तो वहाँ पर गुपकार जो ग्रुप है उनको अच्छा खासा मिला है, जिसको हम बोलते हैं पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन। उन्होंने भी अच्छा खासा काम किया है, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले ही बोला था कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो उन्होंने इलेक्शन लड़े भी। और ये जो ग्रुप है गुपकार ग्रुप जो है, इसमें आप देखोगे जो पार्टी जिनका एमलगमेशन ये ग्रुप है उसमें वो दोनों के दोनों आप कह सकते हो कि एडवर्सरीज हैं। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों अपोजिशन की पार्टीज हुआ करती हैं, बट उनको एक साथ आना था। वही बात हो गई कि जब इंदिरा गांधी को रोकना था, ठीक है मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अदरवाइज मत लेना, कि इंदिरा गांधी को जब रोकना था तो उस टाइम पे जनता पार्टी आई थी, ठीक है, जिसमें सारी अलग अलग आइडियोलॉजी की सारी पार्टीज एक साथ आ गई थी। 2 साल तक वो सरकार चली और फिर उसके बाद में पता पड़ा कि सरकार गिर गई, फिर वापस से कांग्रेस आती है। वो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप देखोगे वैली में और जम्मू में अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी है गुपकार ग्रुप ने। पीर पंजाल रीजन की बात करो, चेनाब वैली की बात करो, या फिर कहीं पर भी बात करो, अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाई है। ऐसा नहीं कि सिंगल साइडेड इलेक्शन हुए हों ये, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वैली सेंट्रिक, जिनमें हम पीडीपी या फिर इसकी बात करते हैं,
नेशनल कॉन्फ्रेंस की। इनके अलावा अब की बार देखोगे तो बीजेपी ने भी अपनी तरफ से आने की कोशिश की है। तो ये चीज़ें तो देखो हमारे काम की है नहीं। पॉइंट जो आता है ना हमारे लिए डायरेक्टली वो ये कि यहाँ पर जो इलेक्शंस हुए हैं ना डीडीसी के, वो डायरेक्ट इलेक्शन कंडक्ट कराए गए हैं और इन इलेक्शंस में आप देखोगे कुछ इश्यूज हैं। पहला इशू तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ना तो कोई स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है, ना कोई अमेंडमेंट किया गया है जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 में, जबकि ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बेस पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए हैं। एक तो ये कंसर्न शो कर रहे हैं कि भाई कोई चेंजेस नहीं है, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है, ना कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग है, फिर भी ये इलेक्शंस हुए हैं। इसके बाद में अगर करें बात तो जो इशू आ रहा है कि हमारे यहाँ पर जो नॉर्मली पंचायत इलेक्शंस होते हैं उसमें कितनी पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन का और जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उनका अगर रेशियो देखा जाए ना वो सिमिलर सा मिलता है हमें। बट यहाँ पर डीडीसी में क्या प्रॉब्लम आई है, इस बेसिक टेनेट को कहीं ना कहीं वायलेट होते हुए देखा जा रहा है। जैसे कि डेमोक्रेसी में हम बोलते हैं 1 पर्सन 1 वोट, और 1 पर्सन 1 वोट का मतलब क्या होता है कि अगर कर्नाटक में एक इंडिविजुअल वोट दे रहा है और अगर राजस्थान में एक जना वोट दे रहा है तो उनके बीच का वोट का वेटेज जो है ना वो आपको सिमिलर सा ही महसूस होगा। ठीक है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं वेनिश होती हुई दिखाई दी है। हुआ क्या है यहाँ पर एग्जाम्पल डायरेक्ट बोल रहे हैं, बोले श्रीनगर में 12 लाख पॉपुलेशन है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की और उनको 14 रिप्रेजेंटेटिव मिले हैं। ठीक है, दूसरी तरफ किश्तवाड़ एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर भी आप देखोगे पॉपुलेशन कितनी है, सिर्फ 2.5 लाख और रिप्रेजेंटेशन कितनों का, 14 जनों के द्वारा। तो ये तो बिल्कुल एक तरीके से रेशियो सिमिलर आया ही नहीं। एक तो 12 लाख जनों को 14 जने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक 2.5 लाख जनों को ही 14 जने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो है ना ये डिससिमिलैरिटी रेशियो में ये अपने आप में एक कंसर्न है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक एथोस को कहीं ना कहीं वायलेट करती है। इसके अलावा अगर हम करें तो अभी फिलहाल दूसरा जो कंसर्न यहाँ पे राइटर उठाना चाह रहे हैं वो ये कि देखो डीडीसी की बात करें तो ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो पहले थी जब जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था, और एक आने वाले टाइम पे भी ये एक अश्योरेंस दे रखी है कि जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुडशिप रिस्टोर की जाएगी, तो उसमें भी आप देखोगे तो वहाँ पर क्या होंगे, डायरेक्ट इलेक्शन ही होंगे ना। तो एक तरफ तो डायरेक्ट इलेक्शन होकर के लोकल लोग आ गए और दूसरी तरफ डायरेक्ट इलेक्शन होकर के आपके आ जाएंगे लेजिस्लेचर के जो एमएलएज हैं वो, तो उनके बीच में तो कॉन्फ्लिक्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो लोकल्स हैं उनकी पकड़ अच्छी रहेगी, तो लेजिस्लेशन का जो है वो कहीं ना कहीं डाइल्यूजन हो जाएगा। लेजिस्लेशन है मतलब लेजिस्लेचर का। तो यहाँ पर जो एक वाकई में पॉइंट था कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुडशिप रिस्टोर की जाएगी, वहाँ पर कहीं ना कहीं डाउट आता है। देखो राइटर वैसे फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं तो इन्होंने अपने हिसाब से अपने पॉइंट दिए हैं, तो हम केवल जाने इनको, और हो सकता है कि ये हम आंसर राइटिंग में, जैसे कल परसों एक कमेंट आया था जिसमें पूछा गया था कि सर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जा सकता है क्या। देखो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने से हमें बचना चाहिए, पहली बात। तो दूसरी, अगर गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म लिख रहे हो ना, तो अगर गवर्नमेंट का फेवर इतने बड़े पैराग्राफ में लिख रहे हो तो क्रिटिसिज्म इतने से में ही लिखना है, ध्यान रखना है, पहली चीज़ तो। दूसरा, और यहाँ पर आप जब फेवर लिखो तब तो डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रिटिसिज्म लिखो ना कि एक्सपर्ट्स ऐसा कहते हैं, ये कह के आप लिख सकते हो कि कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि सरकार के ये कदम इस तरीके से प्रॉब्लमेटिक हो रहे हैं। समझ गए? आप ये नहीं कह सकते कि मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे अगर फेवर की बात आए ना तो आप कह सकते हो कि ये चीज़ हो रही है, बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक्सपर्ट्स का नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, समझ गए, क्योंकि आप गवर्नमेंट को फेवर कर रहे हो। बट आप क्रिटिसिज्म भी लिखो ना तो उस टाइम पे आपको कहना पड़ेगा कि क्रिटिसिज्म इस तरीके से एक्सपर्ट्स के द्वारा किया जा रहा है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। दूसरा, डेमोक्रेटिक अथॉरिटीज़ की बात करें, ठीक है, तो उनके बीच में आप देखोगे इंडिविजुअली और कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात करते हैं जब एमएलएस की बात करें, लेजिस्लेचर की बात करें, पार्लियामेंट की बात करें इनकी। डीडीसी में अब क्या है, सीधा का सीधा लोकल इश्यूज़ पे बातचीत होगी, तो वो क्या है, एमएलएस को नलीफाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे जहाँ ऑलरेडी बहुत सारे इश्यूज़ पे बातचीत होती थी, जहाँ पर कश्मीर वर्सेस दिल्ली हुआ करता था, वो अब हट कर के यहाँ पे बोल रहे हैं कश्मीर वर्सेस जम्मू हो जाएगा। वो कैसे? बोला कि अब लोकल इश्यूज़ पे बातचीत ज़्यादा होगी कि कौन किसको ज़्यादा फंडिंग दे रहा है और कहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इस बात को लेकर के अब
जो कॉन्फ्लिक्ट है जो दिल्ली और कश्मीर के बीच में था वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, आइडेंटिटी के लिए जो फाइट हुआ करती थी वो हो जाएगी खत्म। अब क्या है, डेवलपमेंट जो है ना वो एक कटेडियन इशू बन जाएगा, मतलब डेली बेसिस का इशू है, उनको ज़्यादा फोकस मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये तो देखो जाए तो ओवरऑल देखो ठीक भी बात है कि अगर डेवलपमेंट देखा जाए, लोकल लेवल पे डेवलपमेंट मिले, लोगों जो वहाँ के यूथ है उनको जॉब मिले, तो वो ज़्यादा अच्छी बात है, बजाय कि वो सेपरेटिज्म की बात करें या फिर हर चीज़ के अंदर मतलब पाकिस्तान का फेवर करें, या वो जो चीज़ें हाईलाइट होती रहती हैं उन चीज़ों की, मतलब एक वो होता है ना कि उनका जो एक रेडिकलाइजेशन है वो कम से कम हो, वो चीज़ अच्छी रहेगी इंडिया के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे डेमोक्रेटिक बॉडीज़ की अगर बात करें तो वो हमारे यहाँ पर होती है कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करे। बट अभी जो इलेक्टोरल डीडीसी का प्रोसेस हुआ है, ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं एटोमाइजेशन हुआ है। एटोमाइजेशन का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने का। वही बात हो गई कि अब इलेक्शंस ऑटोनॉमी तो दे दी, मतलब उनके लोगों को ही रूलिंग दे दी कि भाई आपके ही जो लोग हैं उन्हीं के इलेक्शन होंगे, बट वो जो ऑटोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं डिवाइडेड फॉर्म में दी हुई है। तो ये कुछ कंसर्न शो करना चाह रहे हैं यहाँ पर राइटर। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है जस्टिस एज रिलीफ। ये आर्टिकल लिखा हुआ है जीएस वाजपेयी के द्वारा। देखो अभी एक लैंडमार्क वर्डिक्ट आया है, करण वर्सेज स्टेट नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीटी ऑफ दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने सिक्योर किया है कि जो राइट टू रेस्टिट्यूशन है, रेस्टिट्यूशन का मतलब कि मान लो किसी को इंजरी पहुंचा दी गई तो उसका हर्जाना उसको दिया जाए। तो विक्टिम जो है ना उसको अगर क्राइम की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसको कुछ हर्जाना दिया जाए। ठीक है, तो वो चीज़ को कहीं ना कहीं इस केस के बेसिस पे दिल्ली हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट में अपनी तरफ से एक जजमेंट दिया है, जो कि आप कह सकते हो कि वाकई में बहुत ही शानदार वर्डिक्ट है, कि जिसमें बिल्कुल क्लियर गाइडलाइंस दी है कि भाई कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है जो कॉम्पनसेशन या फिर जो रेस्टिट्यूशन एक विक्टिम को मिलना चाहिए। सेक्शन 357 की अगर बात करें सीआरपीसी की, उसमें कॉम्पनसेशन के बारे में बातचीत की गई है कि जो कोर्ट्स हैं जो भी क्रिमिनल केसेस को देख रहे हैं तो वो कॉम्पनसेशन का प्रोविजन कर सकते हैं। ठीक है, एक तो देखो वर्ड होता है रेस्टिट्यूशन, एक होता है कॉम्पनसेशन। मैं आपको बता देता हूँ, कॉम्पनसेशन में तो क्या होता है, स्टेट का रोल आ जाता है। ठीक है, स्टेट अपनी गवर्नमेंट, मतलब ठीक है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ वहाँ पर कंट्रीब्यूट करती है कि विक्टिम को इतना घाटा हुआ है तो उसको कुछ दिया जाए। रेस्टिट्यूशन में क्या होता है कि जो अक्यूज्ड है ना, जिसके ऊपर ये ब्लेम लगे हैं कि विक्टिम के ऊपर जो भी इंजरी हुई है, चाहे मेंटल हो चाहे फिजिकल हो, तो उस चीज़ को फुलफिल करने की जो दारोमदार है वो उस अक्यूज्ड पे ही जा रहा है, उसको बोलेंगे रेस्टिट्यूशन। यहाँ पर स्टेट कोई रोल प्ले नहीं करेगा कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो ओवरऑल जो बात आ रही है वो ये है कि सेक्शन 357 में ये प्रोविज़न किया हुआ है, और हमें और पहले भी कुछ वर्डिक्ट हैं, जैसे कि अंकुश शिवाजी गायकवाड़ वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि लोअर कोर्ट को अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हुए, रिकॉर्ड्स पे ध्यान रखते हुए ऑर्डर देने चाहिए कि सेक्शन 357 के अंडर में इफेक्टिवली जो कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए विक्टिम को वो प्रोवाइड किया जाए। तो इस चीज़ को मैंडेटरीली अप्लाई करने के लिए बोला गया, बट फिर भी लोअर कोर्ट जो हैं वो कहीं ना कहीं इस प्रैक्टिस को कंडक्ट करने में बड़ी परेशानियों का सामना करते हैं, क्योंकि सेक्शन 357 के साथ में कुछ प्रॉब्लम है। वो क्या, देखो नंबर 1 कि कोर्ट्स के पास में लिमिटेड लैंग्वेज अवेलेबल है सेक्शन 357 में, जिससे कि वो ऑर्डर्स इशू करने से कतराते हैं। तो एक तो ये कंस्टेंट है कि लैंग्वेज का इशू आ रहा है सबसे बड़ा, कि जो रिकवरी होगी वो सिविल कोर्ट के द्वारा की जा सकती है। कहने का मतलब अगर लोअर कोर्ट डील कर रहा है और वहाँ पर अगर 357 सेक्शन में जहाँ पर रिसेंटमेंट रेस्टिट्यूशन या फिर कॉम्पनसेशन दिलाने की बात की जा रही है, उस केस में अगर सिविल कोर्ट का रोल भी आ गया तो फिर वो लोअर कोर्ट तो अपने आप को रोकेगा ना कि भाई हमारे डोमेन में है भी कि नहीं। ठीक है, तो नंबर 1। दूसरा, जो लोअर कोर्ट्स हैं वो इस वजह से रुकते हैं सेक्शन 357 को इम्प्लीमेंट करने से कि एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कोई ऐसा सॉरी कंपनसेशन देने का कोई फॉर्मूला नहीं है कि हाँ जी इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आते ही आपको कंपनसेशन और या फिर जो रेस्टिट्यूशन हो वो दिलाने के लिए आप एंटाइटल्ड हो। एक ये वजह आती है। तीसरी है कि एक यूनिफॉर्म मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है जिसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जा सके कि वाकई में कितना कंपनसेशन अक्यूज के द्वारा विक्टिम को दिलवाना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें हो गई। चौथी वजह है कि जो सेंटेंसिंग गाइडलाइंस है कि हाँ कितनी सज़ा मिलनी चाहिए,
वो भी कहीं ना कहीं क्लियर नहीं है, एब्सेंट है सेक्शन 357 में, कि वाकई में एक अक्यूज्ड है, उसने कोई क्राइम किया है, ये विक्टिम है, तो इस अक्यूज्ड को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, इसका भी प्रोविज़न सेक्शन 357 में प्रॉपर्ली नहीं दिया हुआ है। तो इस वजह से सेक्शन 357 है तो सही सीआरपीसी में, बस उसको इम्प्लीमेंट करने में कोर्ट्स को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी चीज़ के लिए अभी ये जो करण वर्सेज एनसीटी ऑफ दिल्ली जो केस है, इसमें जो वर्डिक्ट आया है दिल्ली हाई कोर्ट का, वो अनपैरेलल बता रहे हैं, क्योंकि इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा एक फॉर्मूला प्रोवाइड किया है जिसके बेसिस पे हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में विक्टिम को एक रेस्टिट्यूशन या फिर कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो शिवाजी वाला जो केस है, शिवाजी गायकवाड़ वाला, उसके होने के बावजूद भी कोर्ट्स लिमिटेड ही अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म कर पाते हैं। तो जो करण का जो वर्डिक्ट है ना, इसमें क्या है, देखो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि विक्टिम इम्पैक्ट रिपोर्ट को आप ध्यान रखो, इसको अंडरमाइन मत करो और इसका यूज़ करो, क्योंकि विक्टिम इम्पैक्ट रिपोर्ट जो है ना, इसका कहीं ना कहीं आप देख सकते हो इवैल्यूएशन करने के लिए काम में आती है कि वाकई में कितनी इंजरी विक्टिम को देखने को मिली है। और इससे ये जो कॉन्सेप्ट है ना वीआईआर का, ये किस पे बेस्ड है, विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट, कि जो भी विक्टिम है जिसके ऊपर कोई प्रॉब्लम वहाँ पर इम्पोज की गई है, या फिजिकल है, मेंटल है, इमोशनल हार्म हुए हैं, तो उसके बारे में विक्टिम अपने रिकॉर्ड को रजिस्टर करवाता है। तो उस रजिस्ट्रेशन को हम बोलते हैं VIS, विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट। उसका यूज करके VIR तैयार किया जाता है और फिर उसके बेसिस पे अब विक्टिम को क्या किया जाएगा, कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो सेक्शन 357 को एक प्रॉपर हम कह सकते हैं कि वाकई में एक डायरेक्शन मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो VIS जो होता है ना, ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कोर्ट को कि किस तरीके से विक्टिम को जितनी परेशानी हुई है उनको एड्रेस किया जा सकता है, एक अश्योरेंस दी जा सकती है कि वाकई में कोर्ट जो है वो प्रॉपर्ली सुनेगा और उन प्रॉब्लम को एड्रेस भी करेगा। ऑफेंडर है, उसके बारे में भी कहीं ना कहीं पूरी डिटेल मिलेगी कि वाकई में ऑफेंडर ने ऑफेंस जो किया है, क्राइम जो किया है, वो किस हद तक था, कितना घिनौना था। तो विक्टिम को पूरा एक मौका मिलने का स्कोप यहाँ पे दिख रहा है, जो कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम देखें दिल्ली हाई कोर्ट का जो कंसेप्ट है VIR का, वो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल VIS से थोड़ा सा डिफर होता हुआ तो दिखाई दे रहा है, बट फिर भी हम देखें प्राइमरी पर्पस क्या है कोर्ट के इस कॉन्सेप्ट का, कि एक क्वांटम, एक पता तो पड़े ना कि वाकई में कितना पैसा एक विक्टिम को अवेलेबल होना चाहिए, कितना कॉम्पनसेशन उसको मिलना चाहिए, उसकी कैलकुलेशन के लिए एटलीस्ट कोर्ट ने एक वर्डिक्ट तो दिया है, एक फॉर्मूला तो सजेस्ट किया है ना, तो वो चीज़ बड़ी अच्छी है। अच्छा, अब इसमें काम क्या होगा, जो दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है ना, वो अपनी तरफ से एक समरी इंक्वायरी कंडक्ट करेगी कि वाकई में विक्टिम पर कितना इम्पैक्ट हुआ, और फिर वो कोर्ट में जाएगी वो समरी। ठीक है, तो फिर बाद में ओवरऑल कैलकुलेशन होगी। तो एक तो विक्टिम से खुद से डायरेक्टली हो जाएगी ये इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, और ये डायरेक्टली कौन करेगा, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, और फिर ये एक रिपोर्ट बनाएगी, समरी इंक्वायरी रिपोर्ट, और वो सबमिट की जाएगी कोर्ट के सामने। तो एक तरीके से विक्टिम के लिए ये पूरा एक फेवर करने वाली है, विक्टिम की एक तरफ से कह सकते हैं ना कि हाँ, जो पीड़ित है उसकी बात रखने के लिए डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। तो DLSA जो है, अभी फिलहाल देखो ये दिल्ली हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है तो वहीं पर अप्लाई होगा, पर ये अपने आप में एक इंस्पिरेशन का काम है कि थ्रू आउट इंडिया जो डिफरेंट स्टेट हाई कोर्ट्स हैं, वो भी इन चीज़ों को, इस पर्टिकुलर वर्डिक्ट को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, DLSA जो है वो सबमिट करेगा अपनी रिपोर्ट को, और ये कैपेसिटी बताएगा कि कितना तो विक्टिम को मिलना चाहिए और कितना एक अक्यूज्ड पे कर सकता है, दोनों के बारे में कैलकुलेशन की जाएगी। अब देखो बात ऐसी है, एक होप तो आ गई, एक आशा की किरण तो जग चुकी है, पर इम्प्लीमेंटेशन है वो एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। देखो 357 की लैंग्वेज हमने देखी, वहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट अभी भी वो एक प्रॉब्लम जिसको अभी कोर्ट ने एड्रेस नहीं किया, वो थोड़ी क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है कि भाई रेस्टिट्यूशन और कॉम्पनसेशन को आप क्लियरफाई करो सेक्शन 357 में। इसके लिए एक लेजिस्लेशन लाने की ज़रूरत है। कोर्ट इसका ऑर्डर ही दे सकता है गवर्नमेंट को कि भाई ऐसा कुछ करो आप प्रोविजन, क्योंकि रेस्टिट्यूशन का मैंने आपको बताया क्या है प्रॉब्लम। रेस्टिट्यूशन में तो क्या होता है, अक्यूज्ड पे करेगा, जबकि कॉम्पनसेशन में स्टेट का रोल भी आ जाता है। तो भाई यहाँ पर तो स्टेट का रोल आएगा कि नहीं आएगा, रेस्टिट्यूशन क्या है, कितना रेस्टिट्यूशन और किस केस में मिलेगा, तो वो क्लैरिटी आना और जरूरी है सेक्शन 357 ऑफ CRPC। ठीक है, तो ये जो प्रोविजन है ये बड़ा वेलकमिंग बताया जा रहा है राइटर के द्वारा, और वाकई में एक विक्टिम को इस चीज़ के लिए फेवर करने की ज़रूरत भी है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द इनसिक्योर वर्कर। यह आर्टिकल लिखा हुआ है राधिका कपूर के द्वारा। देखो
इन्वेस्टर्स को राज़ी करने के लिए, वो का मतलब राज़ी करना, ठीक है, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, राज़ी करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत से अटैम्प्ट लिए हैं। और इसमें पर्टिकुलरली बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने के लिए हम जानते हैं कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश की जा रही है इंडिया को, ठीक है। तो अभी जो वायलेंस आउटब्रेक हुआ है वेस्टर्न आईफोन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में, तो वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो एक कमियां जो आई हैं, जो अभी जो लेबर कोड आए हैं जिनमें जो कमियां हैं, उन कमियों को हाईलाइट करने के लिए इंसिडेंट बड़ा काम का है। देखो आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो अभी देख सकते हो सारे जो वर्कर्स हैं वो वहाँ पर ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ही काम कर रहे हैं, जिनको आप ओवरऑल देखो तो उनको पेमेंट टाइम पे नहीं दिया गया था। रही सही में कॉन्ट्रैक्टर के होता क्या है, मान लो ये फैक्ट्री है, यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्टर है और ये आ गए लेबर, तो ये कॉन्ट्रैक्टर इन लेबर से बातचीत करेंगे, अपना खुद का एक टीम बना करके रखते हैं और फिर ये बोलते हैं कि हाँ ठीक है हम आपको जॉब सप्लाई दे देंगे। अब ये जो फैक्ट्री है इसकी ड्यूटी तो क्या हो गई कि इन लेबर्स को वहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, प्रॉपर एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे जिससे कि प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके, यहाँ पर फैक्ट्री में अपना काम कर सके। और बदले में यहाँ पर ये फैक्ट्री वाला जो सैलरी है ये किसको देता है, इनकी पूरी सैलरी, इनके वेजेस इस कॉन्ट्रैक्टर को, और फिर कॉन्ट्रैक्टर इन लेबर्स में वो सैलरी बांटता है। अब ये सैलरी क्या होती है, एक तो डायरेक्ट नहीं आती, तो ये फैक्ट्री के ऊपर आप एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिवीज़न हो गया। दूसरा क्या हो गया, लेबर्स को जो पेमेंट मिलता है वो पेरोल पे जो परमानेंट जो जॉब वाले होते हैं ना उनसे बड़ा कम पैसा मिलता है इनको। और रही सही में अभी केस क्या आ गया कि इनको टाइम पर पेमेंट दिया भी नहीं गया, तो ये अपने आप में बड़ा कंसर्निंग है। एक तो कम देते हो और वो भी टाइम पे नहीं देते हो, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। देखो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की अगर बात करें तो एक कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, इंटरमीडिएरी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उसके थ्रू ये काम होता है। तो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें वही सारा काम होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवीजन हो जाती है। वेलफेयर फैसिलिटी तो देती है कंपनी खुद, और बाकी जो वेजेस और वेजेस हैं या फिर जो सैलरी जो दी जानी चाहिए जो लेबर है उसको, वो देता है कॉन्ट्रैक्टर फैक्ट्री से लेकर के। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ है ना वो ये है कि इंडस्ट्रीज जो हैं कॉन्ट्रैक्ट वर्कर पे देखो बहुत ज़्यादा रिलाई करती है। हम अगर देखें एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ की एनुअल रिपोर्ट जो आती है उसमें देखें तो लगभग इंडिया में जितना भी फैक्ट्री सेक्टर में काम होता है ना उसका 36.4% तो टोटल प्रोडक्शन का, ठीक है, वो किससे होता है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के बेसिस पे, ठीक है। और इसी टाइम पे दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इनकी सैलरी भी जो होती है, वेजेस जो होते हैं वो रेगुलर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे कम भी होते हैं। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं होते, ना इनको टाइम पे छुट्टियां मिलती है, ना इनके लिए प्रॉपर ये हो कि हाँ इंश्योरेंस है, इंश्योर्ड हैं, वो प्रोविजंस भी इनके लिए अवेलेबल नहीं है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की इस कमियों को देखते हुए इस कॉन्ट्रैक्ट वर्किंग को डिस्करेज करने के लिए गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से अभी 4 लेबर कोड भी लेकर के आए हैं, जिनमें से हम देख सकते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, ठीक है। इसमें आप देखोगे फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ के बारे में बात की गई है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो बिना कोई मीडिएटर के, बिना कोई मिडिल मैन के सीधा लेबर को हायर कर सकें, ठीक है। वर्किंग आवर्स वही होंगे जो स्टैंडर्ड होंगे, और अलाउंसेज और स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स भी हैं वो भी आप देखोगे उनको मिलेंगे जो एक परमानेंट वर्कर्स को मिलते हैं। तो इतना कुछ किया गया है अभी इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल की इसकी बात करें तो। पर फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयज़ की आप बात करो तो उनका एक, ना तो उनको टर्मिनेशन का नोटिस दिया जाएगा कि भाई कब उनको हटाया जाएगा, तो कम से कम 1 महीने 3 महीने पहले आप दोगे तो सही, ना उनको कोई ग्रेचुटी प्रोविज़न है कि जब वो रिटायर होंगे तो उनको कुछ वहाँ पे पैसा दिया जाएगा, ना कोई इस तरीके से है कि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कब होगा उसके बारे में भी कोई प्रोविज़न नहीं दिया हुआ, ना कोई एम्प्लॉयर की तरफ से इस तरीके का कोई प्रोविज़न है कि रीट्रेंचमेंट बेनिफिट भी दिया जाएगा क्या, कि मान लो कि नौकरी के कंपनी पे कोई प्रॉब्लम आ गई तो छटनी की जा रही है, तो ऐसे भी कोई इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में प्रोविजंस नहीं किए हुए हैं। तो आप देख सकते हो एंटरप्राइजेस को फ्लेक्सिबिलिटी भी दी जा रही है, हर तरीके से उनको अपर हैंड दिया जा रहा है, और जो वर्कर्स हैं उनको एक जॉब सिक्योरिटी देने का थोड़ी सी कोशिश की जा रही है, तो उसको भी वो प्रॉपरली नहीं कंडक्ट कर रहे हैं। फिक्स टर्म की बजाय अभी भी वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स पे ही रिलाई कर रहे हैं। तो सवाल आ जाता है भाई ऐसा क्यों अभी भी फर्म्स इन पे ही एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल होने के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स पे ही रिलाई कर रही है। तो इसमें देखो बड़ा ओपन एंडेड फॉर्मेशन दिया हुआ है कि फिक्स टर्म आपने बोल तो दिया,
ना तो आपने उसमें मैक्सिमम डिसाइड किया ना मिनिमम, कि मिनिमम इतने साल का या इतने महीनों का तो आपको जॉब देना ही पड़ेगा फिक्स टर्म में, या फिर मैक्सिमम आप इतना दे सकते हो। जब लिमिट्स डिसाइड नहीं होती है ना, तो फिर बाद में कंपनियां क्या करती हैं, उसमें अपने हिसाब से हायर फायर वाला रोल प्ले करना शुरू कर देती है। और रही सही में आपने यहाँ पे प्रोविजंस देखे कि जो परमानेंट पेरोल पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनके हिसाब से इनको सोशल सिक्योरिटी देने की भी बात की गई है, तो उस चीज़ को भी तो अवॉइड करना चाहती हैं। तो एक तो मैक्सिमम और मिनिमम टर्म वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, उसको स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है। इस वजह से क्या होता है, धीरे धीरे कंपनियां फिर वापस से उसी कॉन्ट्रैक्ट वाले सेगमेंट में रिलाई करना शुरू कर देती है। ठीक है, इस तरीके से हम देखें फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में आपने लिबरल फॉर्म कर दी ना, एकदम ओपन अप कर दिया, तो एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये भी हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को ही लगातार क्यों लिया जाता है। देखो, एक तो ये कि फिक्स टर्म एम्प्लॉय के कंपैरिजन में जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं उनके लिए कहीं ना कहीं आप देख सकते हो वेजेस जो है ना वो प्रोपोर्शनल वेज में नहीं जाएंगे। वही बात आ गई ना यहाँ पे जो मैंने बताई आपको, वही चीज़ आ गई। और ग्रेचुटी देने की टेंशन भी नहीं रहती है फिक्स्ड वाले को। अब ग्रेचुटी दोगे तो वही बात है, रिटायरमेंट के टाइम पे कुछ ना कुछ दोगे, कुछ तो यार हाथ में पकड़ाओगे ना जॉब से निकालते हो तब। ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम आती है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हायर वर्कर है ना, उनकी जिम्मेदारी उस कॉन्ट्रैक्टर की हो जाती है, उस इंटरमीडियरी की हो जाती है। कंपनी अपनी तरफ से क्या हो जाती है, हाथ धो के एकदम फ्री, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है इस चीज़ के लिए। अब आप देखोगे आज कंपनीज़ में ये प्रोविज़न है कि अगर लोड अचानक से आ गया तो उस टाइम पे आप लोगों को हायर कर लोगे ज़बरदस्त तरीके से। अब वो एक साथ हायर करना है ना कंपनी के लिए बड़ा मुश्किल होता है। जबकि कॉन्ट्रैक्टर को ये बोल देना कि भाई हमारे यहाँ पर 5 महीने का और काम आया है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर जल्दी से लेबर को अरेंज करवा देगा। तो एक ये बेनिफिट भी कंपनियाँ देखती हैं, इस वजह से भी कॉन्ट्रैक्टर के बेसिस पे ही अभी चलती हैं। रही सही में अगर हम लेबर कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ की बात करें तो वहाँ पर भी आप देखोगे तो कोर एक्टिविटीज़ के लिए बोला गया है। होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को अलाउ करना तो कहाँ चाहिए, एक बार थोड़ा सा मैं पोज करके बता रहा हूँ आपको कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को अलाउ तो करना चाहिए कहाँ पे, जो पेरीफेरी वर्कर्स हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड हो गया या फिर क्लीनिंग वाले हो गए, यहाँ पर तो चलो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की ज़रूरत है। कोर वर्क, मेन जिस काम के लिए वो इंडस्ट्री स्टैब्लिश हुई है, वहाँ पर जो लोग काम करने आएंगे वहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर को हटाओ, वहाँ पर फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट शुरू करो। ये चीज़ बोली गई है गवर्नमेंट के द्वारा जो नए कोड लाए गए हैं उनमें। बट होता क्या है, वही बात कि मान लो एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो महीने के 500 मोबाइल फ़ोन बनाती है, एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मान लो अचानक से ऑर्डर्स आ गए, डिमांड आ गई और पता पड़ा कि 1500 मोबाइल फ़ोन्स बनाने हैं, तो ये कोर काम मोबाइल फ़ोन बनाने का ही है ना। तो ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर को अप्रोच करेंगे, बोलेंगे कि भाई 500 की जगह 1500 मोबाइल फ़ोन बनाने हैं, तो और लेबर आप लेकर के आओ। तो उस केस में क्या होता है, कंपनी अगर खुद हायर करेगी ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जबकि कॉन्ट्रैक्टर के पास में क्या होती है, लेबर फोर्स अवेलेबल होती है, तो वो लाके दे देता है। बट घाटा अल्टीमेटली किसको हो रहा है, वर्कर्स को। तो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं ये जो अंडरलाइंग कॉन्फ्लिक्ट्स है ना लेबर कोड्स में, इनको हमें क्लियर करने की ज़रूरत है, जो भी हमने 2-3 इश्यूज़ देखे हो। फाइनली राइटर ये बोल रहे हैं कि वेस्टर्न जैसी कंपनीज़ हमारे यहाँ पर और ज़्यादा प्रोमोट होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू किया है और इसमें आप देखोगे एक टाइम पीरियड के लिए स्कीम अलाउ की है। और टारगेट क्या है गवर्नमेंट का, कि कैसे भी करके हमारे यहाँ पर जॉब क्रिएट हो, गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। और इसमें क्या किया जाएगा, PLI में जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, इसमें क्या है कि 1 साल का जितना भी उनका रेवेन्यू होगा, जितनी भी इनकम होगी, उनको लगभग 6% तक का उनको एक तरीके से फ्री आ जाएगा कि हाँ ठीक है, आपके ऊपर इतना फ्रीडम है, आप आराम से अपना काम कर सकते हो। तो ओवरऑल ये जॉब लॉस ना हो, जॉब गेन हो, जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए किया गया था। बट पॉइंट ये है कि पेरोल पे लाया जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है ना। देखो, सिक्योरिटी तो पेरोल पे लाने भी होती है। तो जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ है ना, उनको आप लंबे समय तक काम कराओ, प्रैक्टिस कराओ, जब वो ट्रेंड हो जाए तो उनको फिर बाद में पेरोल पर लेके आने की ज़रूरत है, जिससे कि उनको सारी सोशल सिक्योरिटी, ग्रेचुटी का प्रोविज़न, वो सारी चीज़ें दी जा सके। आत्मनिर्भर भारत रोजगार अभियान, रोजगार योजना की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयर को नई जॉब देने पर जो प्रोविडेंट फंड में जो पैसा डलवाना होता है उसमें कंट्रीब्यूट करने की बात भी कही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो ये जो चीज़ है ना, ये एनकरेजिंग है कि पेरोल पे लोगों को हायर किया जाए। ठीक है, जबकि फिक्स टर्म का भी प्रोविज़न करने के बाद अभी तक भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है
उनका डिप्लॉयमेंट कम नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह हमने देखी, उसे हमें ठीक करने की ज़रूरत है। आज अगर हम वाकई में चाहते हैं कि एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने तो हमें फॉर्मल जॉब क्रिएट करनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ठीक है, जैसे कि जॉब सिक्योरिटी रहेगी तो और अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। इस तरीके से आज का डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।